नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में गए और कैराना में उन परिवारों से मिले जो अपना घर छोड़कर पलायन कर गए थे वहां से। और आपको याद होगा कि आज के कुछ साल पहले कैराना से एक दृश्य मीडिया में आया था। घरों के ऊपर बोर्ड लगे हुए थे और लिखकर लोगों ने लगा दिया था यह घर बिकाऊ है। वो घर बेचकर, घर छोड़कर कैराना के लोग जो पलायन करने को मजबूर हुए थे, उनका कहना यह था कि यहां लोकल गुंडे जो हैं वो उनके घर में लेटर लिखते हैं, चिट्ठी डालते हैं, पत्र भेज देते हैं और ये कहते हैं कि घर खाली कर जाइए वरना मरने के लिए तैयार रहिए। और उनसे पैसे वसूली की जाती थी जो वहां बिजनेसमैन थे, कोई दुकान चला रहा है, कोई अपनी छोटी फैक्ट्री चला रहा है, उनसे वसूली की जाती थी। यदि किसी ने गुंडा का कहना नहीं माना, उनको मार दिया जाता था, उनके ऊपर हमले कर दिए जाते थे। और अगर वो थाने में जाकर उसकी कंप्लेंट करें कि स्थानीय गुंडा उनको वसूली के लिए धमका रहा है, उनको मकान छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। और लोकल लोगों का तो ये भी कहना है कि पुलिस उस समय कह दिया करती थी कि हमें लखनऊ से, यानी जो सीएम है उनकी तरफ से इजाजत नहीं है कि जिस गुंडे ने यहां आतंक फैला रखा है उसके खिलाफ कोई काम करें, क्योंकि उसके संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी की अखिलेश की सरकार के समय यह नजारा आम था, मीडिया में था। और ऐसे लोगों को योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने प्रायोरिटी से जिला मुजफ्फरनगर, जिला शामली और खास तौर पे कैराना, वहां के लोगों से मुलाकात की और वहां की समस्याओं को जाना। समस्या थी ये लोग, उनका आतंक, समाजवादी पार्टी से संबंध। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को, प्रशासन को सख्त आदेश दिए कि जो लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं उनका पुनर्वास किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और जरूरत पड़े तो शासन उनकी मदद करे उनकी फैक्ट्री चलाने में जो उनका नुकसान हुआ है। और उसका नतीजा यह हुआ कि लगभग ऐसे 70 परिवार जो कि उद्योग धंधा चलाते थे, दुकान चलाते थे, जो घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए थे, योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से वापसी की उन्होंने। और योगी आदित्यनाथ अब उनसे जाकर के मिले, उस परिवार से उनका हाल जाना और माहौल क्या है उसको जानने की कोशिश में वो लोकल लोगों से जाकर खुद मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद उन्होंने कैराना में ही एक जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा में मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक सिंह की तरह दहाड़े। ऐसा भाषण योगी जी का मैंने बहुत कम सुना है जैसा कैराना का सुना। उनकी जो शैली है, अपनी परंपरागत शैली, जो कभी आपने देखा होगा, जिस तरह की जो उनकी भाषा है, जिस तरह के उनके भाषण एक सांसद के तौर पर, जब वो सांसद होते थे गोरखपुर के, उस समय जो भाषण देते थे, सेम कैराना का भाषण, इस तरह का एनर्जेटिक भाषण और एक सीधा संदेश दंगाइयों के लिए, जिहादी मानसिकता के लिए, तालिबानी मानसिकता के लिए योगी जी के उस भाषण में छुपा था। योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि हम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रहे हैं। अब कोई अगर व्यापारी की तरफ गोली चलाने की कोशिश करेगा तो वो गोली घूमकर उसी अपराधी के सीने में धसेगी और उस अपराधी को दूसरे लोक में पहुंचा दिया जाएगा। इससे क्लियर, इससे साफ, इससे दबंगई से कोई बात आज तक इस तरह की रख नहीं सका जैसी योगी आदित्यनाथ जी ने कैराना में की। और उन्होंने बिल्कुल इससे स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब कैराना क्षेत्र में कोई भी इस तरह का काम करेगा तो उसकी जगह क्या होगी। दूसरा लोक का शब्द इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ आपको बताएं, कैराना को जिस तरह से विकास की बयार में शामिल किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर 800 करोड़ रुपए की लागत से बिजली घर बन रहा है, जिस तरह से वहां पर आईटीआई, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए शामली के लिए उन्होंने इशारा किया है, तो ये माना जा सकता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में शामली, मुजफ्फरनगर, ये 2 जिले ऐसे माने जाते थे कि गुंडागर्दी, लूट, अपहरण और महिलाओं के साथ छेड़खानी और यहां तक कि हत्याएं उसका गढ़ माना जाता था। और मुजफ्फरनगर के दंगे को अभी कौन नहीं भूला है।
लेकिन ये समाजवादी पार्टी में जो दंगे होते थे, उस दंगे का भी जिक्र योगी जी ने किया और योगी जी ने अपनी सभा में कहा कि समाजवादी पार्टी में जो दंगा करते थे उन लोगों को सीएम हाउस में, बिना नाम लिए उन्होंने बोला है, मैं नाम ले रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के समय में अखिलेश यादव ने ये किया है कि जो दंगे में जो नेम थे, जिनके बाई नेम उनके खिलाफ एफआईआर थी, उनको सीएम हाउस में बुलाकर के सम्मानित किया गया। तो योगी जी ने उसका जिक्र किया कि जो दंगे में लिप्त थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनके खिलाफ लोगों की शिकायत थी, उनको सीएम हाउस में बुलाकर सम्मान करना, और जो दंगे को रोकने में लगे हुए थे, जो हिंदुओं की मदद कर रहे थे, जो हिंदुओं की सुरक्षा में लगे हुए थे, ऐसे जो आज के गन्ना विकास मंत्री हैं सुरेश राणा, संजीव बालियान और वहां के विधायक और सांसद, उनके नाम लिए योगी जी ने। उन्होंने कहा उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी, उनको थाने में, जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो हिंदुओं की रक्षा में लगे हुए थे। योगी जी ने सवाल पूछा, क्या हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होना, हिंदुओं की रक्षा करना, यह एक गलत काम है? और उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो लोग ये इस तरह से उस समय अपराध की, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर दंगा किस बात पे हुआ था, एक भाई बहन बाइक से जा रहे थे, बहन को किसी गुंडे ने छेड़ा, भाई ने उसका प्रतिकार किया, प्रतिकार करने से उस भाई को ही मार दिया गया, पीट पीट कर जिस उन्मादी भीड़ ने मारा। और जब एफआईआर दर्ज कराई गई लोगों के द्वारा कि एक बहन भाई जा रहे थे और इस तरह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई भीड़ के द्वारा, तो लखनऊ से फोन आता है और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, जिनका नाम भी सबको मुजफ्फरनगर दंगे में पता है, पुलिस के बड़े अधिकारी ये कह देते थे, भाई हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ऊपर से फोन आया है और वो जो नवाब साहब हैं उनका आदेश है कि इसमें कोई भी उनके धर्म का व्यक्ति जेल में नहीं जाना चाहिए। तो नवाब साहब का कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं गया, और जेल में कौन गए? जो पीड़ित वर्ग था। और इस तरह से उस दंगे में एक तरफा कार्रवाई हुई। आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये सभा की, उस सभा के बहुत बड़े मायने हैं। यूं तो आपको बताएं कि दिल्ली से लगता हुआ जो एरिया है, दिल्ली बॉर्डर से बागपत, बड़ौत, उसके बाद शामली और बीच में कैराना, ये बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है। और ये वो एक क्षेत्र है जिसको जाट बेल्ट कहते हैं। तो ये जाट बेल्ट में अभी जो इस सभा के कुछ ही दिनों पहले, या यूं कहूं कुछ ही घंटों पहले, लोक दल के नेता जयंत चौधरी अपनी सभा करके गए, वहां से उन्होंने अपनी चुनावी शुरुआत की है। लेकिन ये योगी जी ने जो कैराना से शुरुआत की, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उस जयंत चौधरी के लिए भी है, क्योंकि जयंत चौधरी जब मुजफ्फरनगर के दंगे में हिंदू पीड़ित हो रहे थे, उस समय जयंत चौधरी कहां थे? कहीं भी नहीं थे, एक शब्द मुंह से नहीं बोला। जो हिंदू परिवार पीड़ित हो रहे थे, जिनके परिवार में हत्याएं की गई, जिन हिंदुओं के युवाओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, जयंत चौधरी उनसे कभी नहीं मिले। तो एक सवाल है कि आप यदि बिरादरी के नाम पर, जाट बिरादरी की वोट के नाम पर आप राजनीति करते हो, तो कम से कम उन जाटों के घर तो जाते, नहीं गए। दूसरा एक नाम वहीं उस क्षेत्र से आता है जो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, इस बेल्ट में आता है, वो है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत यूं तो किसान नेता हैं, लेकिन वो भी एक जाति की राजनीति करते हैं। और जितना किसान आंदोलन पिछले एक साल से दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा है, उसमें यदि आप देखेंगे गाजीपुर बॉर्डर पे अगर आने वालों की संख्या गिनेंगे तो 99% वो लोग हैं जो इसी बेल्ट से उनका समर्थन करने पहुंचे। यानी राकेश टिकैत का समर्थन करने वाले वो जो जाट बेल्ट के लोग हैं, उनसे भी ये सवाल है कि राकेश टिकैत उस टाइम कहां थे जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, जब मुजफ्फरनगर में हिंदू बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही थी। मुजफ्फरनगर के अंदर तो हालत यह थी कि दिन में भी कोई अपने 10-20 हजार रुपए लेकर घर तक सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहा था। और जब जैन बहन बेटियों की इज्जत तार तार की गई, हिंदुओं के कत्ल कर दिए गए, उस समय राकेश टिकैत और जयंत चौधरी कहां छुपे थे? एक सवाल है। और यह सवाल योगी जी ने खड़ा कर दिया है कैराना से। कैराना के लोगों को याद दिलाया गया कि यह कैराना है, जब यहां से लोग विस्थापित होकर जा रहे थे तो ना तो जयंत चौधरी यहां आकर खड़े हुए, ना राकेश टिकैत आके खड़े हुए। अपने आप को बहुत दबंग लीडर बनते हैं, किसान नेता बनते हैं, अपने जितना भी दमखम है होता तो कैराना में दिखाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वोट बैंक
गड़बड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी और लोकदल, कांग्रेस सब मिलकर के केवल सत्ता काबिज होने के लिए सारा कुछ खेल चुपचाप मौन होकर देखते रहे। राहुल गांधी आज तक एक शब्द नहीं बोले। जिन हिंदू परिवारों के बच्चे मारे गए, जिनको जबरदस्ती फर्जी केसों में जेल में डाल दिया गया, आज तक कभी राहुल गांधी तिलकधारी, जनेऊधारी उनके घर नहीं पहुंचे। लेकिन अब चुनाव आया है तो जयंत चौधरी ने अपनी शुरुआत इसी जाट बेल्ट से की है। राकेश टिकैत भी इसी जाट बेल्ट में मुजफ्फरनगर में अपनी महासभा करते हैं। और आप देखना, इसी बेल्ट में प्रियंका गांधी शुरुआत करती है मुजफ्फरनगर से, राहुल गांधी भी यहीं आएंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि जब हिंदू मुसीबत में था इस क्षेत्र का, जब वो पलायन कर रहा था, जब गुंडागर्दी कर रहे थे, तब आप कहां थे? आज योगी जी ने शांति का राज कायम किया है, कानून का राज कायम किया है, तो आज परियोजनाओं को भी लागू किया है। लगभग 114 परियोजना जो जिला शामली और मुजफ्फरनगर में उन्होंने घोषणा की है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के लिए भी इशारा किया है। 800 करोड़ से बिजली घर बन रहा है, और वहां जो हाईवे बन रहा है, बाईपास बनाया जा रहा है, ये आज की नहीं, कम से कम 50 साल पुरानी मांग है। जो वहां के लोग कहते थे कि कैराना में भयंकर जाम लगता है और शामली में भयंकर जाम लगता है, ये मांग थी लोगों की। लेकिन योगी सरकार आई तो 4.5 साल में वो काम कर दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ। यानी एक तरफ कानून का राज कायम किया, लोगों में विश्वास कायम किया, बहन बेटियों की इज्जत बचाई, हिंदुओं की रक्षा की, और योगी आदित्यनाथ जी ने आज की सभा में और बड़ी घोषणा की, और वो थी पीएससी की बटालियन की स्थापना। जी हां, कैराना के लोगों की मांग थी कि यहां दहशत का माहौल है, कभी भी गुंडे आके धमकाते हैं। हम पुनर्वास कर तो गए, लेकिन क्या गारंटी है कि फिर से ये गुंडागर्दी और दंगे नहीं होंगे? इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि अब कैराना के अंदर ही एक पीएससी की बटालियन रहेगी, और बटालियन का मतलब है लगभग 150 से अधिक पीएससी के जवान अब वहां 24 घंटे स्थायी रूप से रहेंगे, जो किसी भी दंगे की पोजीशन में त्वरित कार्रवाई करेंगे। और उनको क्या करना है, यह भी योगी जी ने अपने भाषण में बोला है। बहरहाल मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा कैराना बनने वाला है, जिसकी शुरुआत योगी जी ने कर दी है। वंदे मातरम।